हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आपके बेस्ट होंगे। आपको मैं पढ़ाने वाला हूं वन शॉट में केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे पहले मैं आपको इसके टॉपिक पूरा लिखवा दूंगा एंड देन उसमें जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उसको एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। और आई होप कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं ना तो गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटे बोर्ड में। ये मेरी गारंटी है। आइए विदाउट टाइम वेस्ट ये स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर सेकंड जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। सुनिए यहाँ देखिए एसिड बेस साल्ट में इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद लास्ट में पीवाईक्यू पढ़ाएंगे अपन। आप लोगों को पढ़ना होगा पीवाईक्यू एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट जितने होंगे सब एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जो सबसे पहला टॉपिक है ना वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस पे इंट्रोडक्शन है। सेकंड आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। थर्ड है आपका इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। फोर्थ है पीएच स्केल क्या होते हैं। फिफ्थ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड बेस का रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट कॉमन साल्ट एंड देयर यूजेस, कॉमन साल्ट और उनके यूजेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड पीवाईक्यू एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक है, इसको लिखिए फिर आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है एसिड। सबसे पहले एसिड के बारे में समझते हैं। और एग्जैक्टली अगर मैं एसिड की बात करूँ ना तो देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट। एक आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट एंड एक पढ़ते हैं लेविस कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली अपन को दो ही पढ़ना होता है, एक आर्हेनियस और एक ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, दो ही पढ़ना होता है। तो अभी पढ़ाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को, लेकिन उससे पहले सिंपल वाला जो डेफिनेशन होता है बुक के अकॉर्डिंग उसको अपन देख लेते हैं। बुक में भी आर्हेनियस भी कॉन्सेप्ट है, दोनों है। तो पहले इसको अपन देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है कि एसिड क्या होता है सिंपल वाला में। तो इसमें लिखा अ सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा हो, सोर टेस्ट हो। एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड आर कॉल्ड एसिड, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दें। जैसे लिटमस पेपर को हम उसमें डालें उस सब्सटेंस में तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाए, रेड में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू रेड बन जाए। जो लिटमस पेपर है वो ब्लू हो और वो रेड बन जाए, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक, तो ये तो आपका एक ये डेफिनेशन हो गया, इसको एसिड बोलेंगे। सम कॉमन फ्रूट्स कंटेन एसिड, कुछ फ्रूट्स भी हैं कॉमन फ्रूट्स जो एसिड अपने अंदर कंटेन करते हैं, रखते हैं, उनके अंदर एसिड होती है। जैसे आप देख सकते हैं टेमरिंड, लेमन एंड ऑरेंज, ये सब ऐसे फूड हैं जिनके अंदर फ्रूट्स हैं जिनके अंदर आपका एसिड पाया जाता है। ठीक, जैसे लेमन के अंदर सबसे बेस्ट एसिड सिट्रिक एसिड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आप देख सकते हैं विटामिन सी भी होती है लेमन के अंदर, याद रखिएगा। कई बार ये कई जगहों पूछ लेता है कि बताइए लेमन में कौन सा विटामिन होती है, विटामिन सी। तो ये रहा आपका एसिड का डेफिनेशन, इसको लिखिए फिर आगे। अभी मैंने आपसे कहा था कि इसमें तीन कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ना, एक आर्हेनियस और एक ब्रोंस्टेड लोरी। देखिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड का डेफिनेशन क्या होगा। अभी एक डेफिनेशन मैंने बताया, ये सेकेंड डेफिनेशन बाय आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, इसमें मैं वाटर ले रहा हूँ और वाटर लेने के बाद ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वाटर, इसमें वाटर ले लिया और लेने के बाद इसमें मैंने सब्सटेंस डाला, और जो सब्सटेंस डाला ना, जैसे मान लीजिए HCl एक सब्सटेंस है, इसको मैंने इसमें डाला, तो इसमें डालूंगा ना तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। जब ये आयनों में टूटेगा ना तो एक H प्लस और एक Cl माइनस। H प्लस है क्या, H प्लस आपका हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, ये हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन, या अगर मैं आपसे कहूं कि H2O इसके अंदर था और H प्लस इस पे आ गया, इसके साथ जब ये जुड़ेगा ना तो ये H3O प्लस बना लेता है, यानी H प्लस जो इसमें टूटा, जो Cl माइनस H प्लस टूटा है, ये जो H प्लस है ये H2O के साथ मिलकर के H3O प्लस बना लेता है। तो यहाँ डेफिनेशन में लिखा हूँ दो सब्सटेंस विच गिव H प्लस एंड H3O प्लस, देखिए H3O प्लस इसके साथ रिलेटेड के H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं डियर, हाइड्रोनियम आयन, ये याद रखिएगा सब, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। देखिए H3O प्लस या H प्लस देता है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। दो सब्सटेंस विच गिव H प्लस एंड H3O प्लस इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड, यानी ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर जाने के बाद या तो H प्लस या तो H3O प्लस देता है तो उसे हम नाम देते हैं एसिड। ये आर्हेनियस जी ने कहा था, उसे एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं HCl एक्वस, एक्वस AQ मतलब होता है एक्वस, मतलब पानी के अंदर डाला गया है, तो ये H प्लस एक्वस बनाएगा और Cl माइनस एक्वस, तो देखिए H प्लस दे रहा है इसीलिए ये आपका एसिड है। HBr एक्वस, H प्लस Br माइनस, ये भी आपका एसिड है।
CH3COOH एक्वा CH3COO- H+ दे रहा है, देखिए ये भी आपका एसिड है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ये सब आप याद रखिएगा। ओके, इसको लिखिए। फिर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, देखिए ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है कि दो सब्सटेंस विच गिव प्रोटॉन। अब इसमें इन्होंने प्रोटॉन बोल दिया कि जो प्रोटॉन देता है उसे बोलते हैं अपन एसिड। ये कौन कहा, ब्रोंस्टेड ने। जैसे HCl आप देख रहे हैं, अगर ये ब्रेक होगा तो H+ देगा Cl-, तो ये जो H+ है ना, इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन। यानी जो प्रोटॉन देता है, यानी जो H+ देगा उसे बोलेंगे एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी। और जो प्रोटॉन लेता है उसे क्या बोलते हैं, बेस। वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझ गए ना इन्होंने क्या बोला। अब इसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने एसिड पढ़ाया, एसिड के 3 डेफिनेशन लिखवाया, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक ना, केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं ये, इतना लिखिए। फिर केमिकल, तो अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया कि एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, 3 तरीके से बताया, अर्हेनियस, ब्रोंस्टेड एंड आपको बता दिया मैंने सिंपल डेफिनेशन। अब देखिए जो एसिड है ना, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू। केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा हूं, ये तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें से 1-2 लिखने के लिए बोर्ड में आ जाता है और बच्चे इसको नहीं लिख पाते हैं क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाते लिखें कैसे। तो आपके सामने मैं यहाँ लिखा हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको तोड़ के बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। देखिए सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड फॉर्म साल्ट ऑन रिएक्टिंग विद द मोस्ट ऑफ द मेटल विद इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। मतलब जो एसिड होता है ना, जब वो मेटल से रिएक्ट करता है, कुछ मेटल ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ मेटल बोल दिया, सभी मेटल नहीं, मोस्ट ऑफ मेटल, कुछ मेटल ऐसे हैं जिनके साथ रिएक्ट करने के बाद उसमें से H2 गैस निकलती है और सॉल्ट बनता है। लेकिन ये कैसे बनता होगा, तो आप देख सकते हैं जिंक का रिएक्शन में H2SO4 से किया हूं। यानी जिंक जो मेटल है उसको H2SO4 में जब हम डालेंगे तो उसमें से H2 गैस रिलीज होगी और बनेगा जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट एक तरह का सॉल्ट है, ठीक, ये सॉल्ट है। बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं, 10th वाले में पढ़ाता हूँ, देखता हूँ कि ZnSO4 सॉल्ट है कि एसिड है कि बेस, यही नहीं कंफर्म कर पाते हैं और गलत करके आते हैं। ये भाई सॉल्ट है माय डियर, ठीक ना। तो दिस इज जिंक एंड दिस इज H2SO4 एंड दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज H2 गैस। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इसको रफ करके बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए रिएक्शन कैसे हुआ होगा, जैसे मान लीजिए जिंक है और यहाँ पे H2SO4 है, इसको ब्रेक करेंगे ना तो ये 2 है ना, तो लिखेंगे 2H+, और ये SO4 है ना तो SO4 पे 2-, और आप जानते हैं जिंक के ऊपर होता है +2। अब ये जिंक का जो आयन +2 है, SO4-2 है, एक साथ आएगा, इसका +2 - 2 को कैंसिल कर देगा और ZnSO4 बना देगा। प्लस ये जो 2H+ है ना, ये जब नीचे आएगा ना 2, तो ये H2 बन जाएगा। कितना आसान तरीके से आप कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। यानी पहले इसको ब्रेक करिएगा, फिर इसको आयन में कन्वर्ट करिए, लिख दीजिएगा, लिखने के बाद इस तरह जोड़ सकते हैं, ZnSO4 एंड H2 गैस। हो गया, डन। नेक्स्ट, तो ये होगा आपका पहला। सेकेंड आपका क्या है प्रॉपर्टीज, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस साल्ट CO2 एंड H2O। देखिए कैसे, इसको बता दे रहा हूं मैं। देखिए जब भी एसिड ना, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखा हूं मैं HCl, ये एसिड है और इसका रिएक्शन CaCO3 जिसको बोलते हैं मेटेलिक कार्बोनेट, मेटल के साथ अगर CO3 आता है ना तो उसको मेटेलिक कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलेंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से कराऊंगा, HCl एसिड है, देन व्हाट हैपन, क्या होगा, तो सुनिए। मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या बनेगा, तो मैं बनाना सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे ना तो H+ बनेगा और Cl-, इसको ब्रेक करेंगे ना तो Ca2+ बनेगा और CO3 2-। अब सुनिएगा, जब भी CaCO3 को आप ब्रेक करें, Ca2+ CO3 2- बने, तो इस CO3 को फिर अगेन ब्रेक करते हैं, अगेन ब्रेक करते हैं, अगेन ब्रेक करेंगे ना तो CO2 बन जाएगा और O पे 2- बन जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं जहां भी CO3 आ जाए समझ जाइए CO2 बनेगा। तो एक तो CO2 बन गया, प्लस यहाँ पे देखिए ये जो देख रहे हैं ना Ca+ और Cl-, Ca2+ Cl-, ये बना लेगा CaCl2, ये साल्ट बन गया। प्लस अब ये देख रहे हैं ना O पे 2- और H, ये दोनों मिल करके H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O। तो आई होप कि आप देख सकते हैं जब भी HCl का रिएक्शन मेटालिक कार्बोनेट से होगा तो CO2 बनेगा, कैल्शियम जिसे साल्ट बनेगा और फिर H2O बनेगा। तो आप देख सकते हैं CO2 गैस रिलीज होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हूं मैं कि जब भी रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो उस कंडीशन में या तो CO2 बनेगा
या तो नहीं मतलब CO2 बनेगा, H2O बनेगा एंड कैल्शियम क्लोराइड मतलब साल्ट बनेगा। तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में जाके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि एसिड गिव साल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्शन विद द मेटेलिक ऑक्साइड। जब मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम करते हैं एसिड के साथ, ये मेटेलिक कार्बोनेट था, ये ऑक्साइड की बात करा है। अब मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन जब करेंगे एसिड के साथ, देन व्हाट हैपन, तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। कैसे, इसको ब्रेक करिए तो Cu प्लस, यहाँ पे O पे 2 माइनस, Cu प्लस 2 O माइनस 2, इसको ब्रेक करिए तो H प्लस Cl माइनस। ये जो H है ना ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, और ये जो Cl है ना Cu के साथ CuCl2 बना लेगा। तो आप देख सकते हैं साल्ट बन गया, वाटर बन गया। तो आपके पास तीन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तीनों आप लिख सकते हैं। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि हम लोग मेटल का रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ तो H2 गैस रिलीज होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एसिड के साथ, तो उस कंडीशन में CO2 गैस बनेगा। और तीसरा आपका प्रॉपर्टीज ये है कि जब भी हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो उस कंडीशन में साल्ट और वाटर बनेगा। ओके, आई होप कि आप समझ चुके होंगे, तो इस पूरे को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है एसिड का, बेस का, उसके बाद केमिकल, उसकी प्रॉपर्टीज बता दिया। अब आपके सामने लिखा है कि सम नेचुरली अकरिंग एसिड, कुछ नेचुरली एसिड अकर करते हैं उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू, फॉर एग्जाम में MCQ में आ जाता है डायरेक्ट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पहला लिखा हुआ है विनेगर। विनेगर जो होता है ना, इसके अंदर किस टाइप का एसिड होता है, उस एसिड का नाम बताइए। तो एसिड तो बहुत होते होंगे इसके अंदर, लेकिन जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है उसकी बात करते हैं अपन। तो इसके अंदर होता है एसिटिक एसिड, राइट। यानी विनेगर के अंदर होगा एसिटिक एसिड। अगर मैं आपसे कहूँ ऑरेंज या लेमन, इसके अंदर कौन सा होगा एसिड, तो इसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। याद रखिएगा, लेमन की बात करूँ या ऑरेंज की बात करूँ, इसमें होता है सिट्रिक एसिड ज्यादा अमाउंट में। अब टेमरिंड की बात करता हूँ, इसमें क्या होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू। नेक्स्ट है आपका टोमेटो। टोमेटो जो होता है ना, इसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। याद रखिएगा कि टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट देता है MCQ में कि ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, टोमेटो के अंदर। टमाटर, यू नो, कर्ड, दही, दही जो होता है इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है ना, इससे दही जो होता है इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। यू नो, लैक्टोबैसिलस के चलते क्या होता है ना कि जैसे अगर हम दही खाते हैं तो जो लैक्टोबैसिलस होता है, जो आपको किसी या किसी को बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे डिफरेंट डिफरेंट तरह से वर्क करता है। जैसे होता क्या है कि अगर किसी को बुखार ज़्यादा लग रहा है, तो जैसे फीवर होता है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो होता क्या है कि जब हम दही खाते हैं तो दही खाते हैं तो उसके अंदर होता है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, जो उसको रिड्यूस करता है। जो आपका बुखार है उसको क्या करेगा, जो फीवर उसको रिड्यूस करेगा। अलग अलग डिपेंड करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिखा है अंट स्टिंग या नेटल स्टिंग। अंट अंट स्टिंग मतलब होता है जो चींटियों का जो स्टिंग होता है, जो मारती है वो डंक, उसको बोलते हैं। उसके अंदर होता है मेथेनोइक एसिड। और आपको बता दूं, जो मेथेनोइक एसिड होता है ना, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है कि मेथेनोइक एसिड कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ कैसे मेथेनोइक एसिड, जैसे मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है किस में, जिस दे देगा टेमरिंड दे देगा, टोमेटो दे देगा, कर्ड दे देगा, आंट स्टिंग दे देगा। क्या मारेंगे आप, तो आंट स्टिंग मारेंगे या नेटल स्टिंग, राइट। इतना लिखिए फिर नेक्स्ट। अब देखिए, अभी मैंने आपको एसिड बेस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आपको बता दिया, मैंने इन सब के बारे में बता दिया, और फिर इंपॉर्टेंट एसिड के बारे में जो हमारे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बताया। अब देखिए आपके सामने टाइप ऑफ एसिड। एक बात और सुनिए, मैं इस वीडियो में जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा लाइन से पढ़ा रहा हूँ। पहले एसिड पूरा खत्म कर रहा हूँ, फिर बेस पूरा खत्म करूंगा, फिर उसके बाद से इंडिकेटर इन सब पे पहुंचूंगा, ठीक है ना, पीएच स्केल स्केल पे, ठीक। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड की। देखिए एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू। वीक एसिड क्या होता है, एक ऐसा एसिड, एक ऐसा सब्सटेंस एसिड वाला जिसको हम पानी में डालें वो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, वे पार्शियली डिसोसिएट हो। अब ये पार्शियली डिसोसिएट क्या होता है समझिए, यहाँ लिखा है दोज एसिड विच पार्शियली डिसोसिएट इन एन एक्वस सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं वीक एसिड। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल लिखा हूं CH3COOH। अगर इसको आप पानी में डालते हैं ना, डालने के बाद CH3COO माइनस और H प्लस में टूट जाएगा। आप देख सकते हैं CH3COO माइनस में अभी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पूरा हाइड्रोजन तो टूटा नहीं, कंप्लीट हाइड्रोजन बाहर हुआ नहीं, तो इसको बोल देते हैं पार्शियली डिसोसिएट।
यानी पानी के अंदर ये पार्सली डिसोसिएट है, लेकिन कुछ एसिड ऐसे हैं जो लगेगा ना कि पूरा कंप्लीट डिसोसिएट हो गया है, लेकिन फिर भी वो वीक एसिड होता है। जैसे आप देख सकते हैं HF हो गया, HCl हो गया। यही रीजन है कि हम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि ये पार्सली डिसोसिएट है कि कैसा है, आपको ये याद ही करना पड़ता है। तो जितने ये वीक एसिड है ना आपको रटने पड़ेंगे, रट लीजिएगा। तो वीक एसिड क्या होता है, जो पार्सली डिसोसिएट होता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, जैसे CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, HCOOH इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड। माय डियर, कभी कभी ना डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है कि फार्मिक एसिड इज, उसमें 4 MCQ देता है। तो आप देख सकते हैं HCOOH इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड, इसको दिमाग में सेट कर लो डियर। HF इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCN इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, HNO2 इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो ये रहा आपका वीक एसिड के एग्जांपल एंड डेफिनेशन। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, दोज एसिड विच इज कंप्लीटली डिसोसिएट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जांपल हो गया आपका HCl, HBr, H2SO4 जिसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HI एंड HClO4 हाइड्रोजन परक्लोरिक एसिड। आप देख सकते हैं ये एग्जांपल हो गए किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो अगर आप क्लास 10th में ना, तो आपको 5-6 तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड पता होना ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिए फिर नेक्स्ट। अब एसिड के बारे में आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, अब बात करते हैं बेस के बारे में। देखिए एसिड हो गया, अब बेस की हिस्ट्री पूरी पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए बेस क्या होता है, जो बेस होता है ना, इसका सिंपल डेफिनेशन में लिखा हूं पहले, उसके बाद से आर्हेनियस एंड देन ब्रोस्टेड दोनों समझेंगे। देखिए बोला है कि सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर इन टेस्ट होता है। एंड सोपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, और ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, सीधे उल्टा। एसिड क्या करता था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, ये क्या करता है, रेड को ब्लू में करता है। स्टूडेंट यही फंस जाते हैं, बेस को एसिड लेके चले जाते हैं, एसिड को बेस, ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया MCQ में तो याद रखिएगा ये रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है, रेड कन्वर्ट इनटू ब्लू, ब्लू रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। यानी इसको याद करने तरीका BRB याद रखिएगा, बी से बेस, ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है। और एसिड वाले केस में क्या था, ABR, वो ब्लू से क्या कर रहा था, रेड में कन्वर्ट कर रहा था। तो एक याद रखिएगा कि BRB, बस BRB याद रखिए। ब्लू बेस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। फिर सुनिए, बेस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू में करवाता है, BRB ऐसे ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा BRB। अब यहाँ लिखा है फ्रूट्स जनरली आर नॉट बेस, उसके पहले लिखवाया था हमें फ्रूट जो होते हैं ना वो एसिड के, एसिड जो होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, तो उसमें लिखवाया था लेमन हो गया, उसमें सिट्रिक एसिड, ये सब लिखवाया था मैं। यहाँ पे देखिए लिखा है फ्रूट जनरली आर नॉट बेस, फ्रूट जनरली बोल दिया, यानी कुछ तो होते होंगे, तो जनरली बेस नहीं होते हैं। बट वाइल सम फ्रूट्स लाइक, जैसे बनानास एंड टोमेटो कैन बी कंसिडर्ड मोर अल्कलाइन देन अदर, ये ज्यादा अल्कलाइन होते हैं औरों से, यानी कुछ कुछ इनके अंदर तो होता ही है बेस। अब यहाँ देखिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बात करता हूं मैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो सब्सटेंस विच गिव OH माइनस आयन। आर्हेनियस ने कहा था कि जो H प्लस देता है ना वो एसिड है, लेकिन जो OH माइनस देगा वो बेस है। देख सकते हैं, गिव OH माइनस आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज बेस। जैसे NaOH को पानी में डालेंगे तो Na प्लस OH माइनस देगा, तो देखिए इसमें से OH माइनस मिल रहा है, तो बेस। जैसे मैं आपसे कहूँ कि CaOH का ट्वाइस, इस ये एक्वस, इसको पानी में डालिए तो Ca2 प्लस एक्वस, और यहाँ पे 2OH माइनस एक्वस देखिए दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, तो ये रहा आपका बेस, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए। अब देखिए, अरे यार, अभी मैंने आपको आर्हेनियस बता दिया, ब्रोंस्टेड का कांसेप्ट देख लीजिए बेस में, कुछ नहीं यार, देखो क्या बोलता है, दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इज नोन एज बेस। इसके पहले एसिड में क्या था, विच डोनेट, वो क्या करता था, प्रोटॉन को डोनेट करता था, और ये क्या है, वो प्रोटॉन रिलीज करता था। इसमें क्या है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, वो डोनेट करता था, ये एक्सेप्ट करता है। सिंपल, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या है, बेस। जैसे आप देख सकते हैं NH3, NH3 के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं। इसको क्लास 11 में हमको पढ़ना है, लेकिन अभी याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये H प्लस को खींचेगा ना तो NH4 प्लस बनाएगा, और इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। दिस इज अमोनियम आयन, दिस इज अमोनियम
आयन, और ये आपका अमोनिया है माय डियर, दिस इज अमोनिया। यानी अमोनिया जो है ना ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, दिस इज बेस। क्यों बेस है? क्योंकि H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए बेस है। ये किन्होंने कहा? ब्रॉन्स्टेड ने कहा, राइट। बस इतना ही तो लिखना आपको। देखिए, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, आप बेस की बात करते हैं। अभी मैंने केमिकल प्रॉपर्टी एसिड उसिड से पढ़ा दिया, एसिड के सब कुछ पढ़ा दिया, फिर बेस में भी उसका डेफिनेशन बता दिया। अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात करता हूँ, जो आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए इसमें दो ही एग्जाम्पल, दो ही आपका प्रॉपर्टी लिखा हूँ। जैसे आप बोर्ड में एंट्री करेंगे उसमें आपसे पूछता है दो या एक, कोई एक लिखना होता है या दो लिखना होता है, दो पूछ लेता है। तो आपको दो लिखना है तो दो लिखा सकते हैं। ऐसे जो मैंने तीन लिखवा दिया है, इसमें आपको दो बता रहा हूँ, दोनों आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम खत्म। उसके बाद से इसका 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 क्वेश्चन कई तरह से पूछ लेता है। जैसे इसका पूछ लेगा कि बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो, राइट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, या राइट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, या टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पूछ लेगा, या आपको इस तरह दे देगा कि कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट करो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो अब देखिए पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, जब वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो आपके सामने है। कैसे? जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा एक साथ, ये बेस है, ये आपका एक्टिव मेटल है। जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2ZnO2। ये जो Na2ZnO2 देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या एग्जाम्पल फॉर योर एग्जाम, योर बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगा, जो आप बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई बार इसको लिख सकते हैं, लिख के इसको याद कर सकते हैं। अगर आप MR नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी बोर्ड में, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल ऑन रिएक्टिंग विद बेस गिव साल्ट एंड वाटर। सुनिएगा, ये आपका ऑक्साइड है, तो यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड, CO2 क्या है? कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। याद रखिएगा, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। ये भी आपका MCQ पूछ लेता भाई, कार्बन इज मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नॉन ऑफ दिस, नॉन मेटल। याद रखिएगा, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। और इसके साथ ऑक्सीजन आ गया ना, तो इसको बोलेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन आ गया, तो इसको बोलेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और इसका रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे, जैसे CaOH का ट्वाइस, तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम साल्ट बोलते हैं, और वाटर बन जाएगा, जो आपके सामने है। दिस इज अ टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसको लिखिए फिर आगे। देखिए आपके सामने है टाइप ऑफ बेस। जिस तरह टाइप ऑफ एसिड था ना, वैसे ही टाइप ऑफ बेस है। इसमें क्या है, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? दो बेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन एन एक्वा सॉल्यूशन, जो कंप्लीट डिसोसिएट होता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaOH, KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये NOH माइनस Na प्लस में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है वीक बेस। ये क्या होता है? दोज बेस विच इज पार्शियली डिसोसिएट इन एन एक्वा सॉल्यूशन। जिस तरह एसिड में हो रहा था, वैसे इसके साथ हो रहा है। जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे AlOH का ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट इट। नेक्स्ट, अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड बेस के बीच का रिएक्शन, पता है इतना इंपोर्टेंट है ना, सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सब आता है ना बोर्ड में, स्टूडेंट छोड़ते हैं, और बहुत होते हैं जो रट लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनकी बात अलग है। देखिए देखिए लिखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। अगर बोर्ड में आ गया ना डायरेक्ट, तो लिखेंगे व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, रिएक्ट विद बेस, व्हेन एसिड, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद बेस, देन फॉर्म salt and water, salt and water, तो वाटर और साल्ट फॉर्म करता है, salt and water। दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं डियर। और अगर इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? आप देख सकते हैं NaOH आपका बेस है, और इसका रिएक्शन HCl एसिड से मैं करा दूं, ये आपका एसिड है। तो जब बेस का रिएक्शन एसिड से कराएंगे, तो यहाँ साल्ट और वाटर बनना चाहिए। तो कैसे करते हैं? इसको ब्रेक करिए, तो Na प्लस OH माइनस, इसको ब्रेक करिए, H प्लस Cl माइनस, इसका H प्लस इसके OH के साथ मिल करके H2O बना देगा, और इसका Cl इसके Na के साथ मिलके
NaCl बना देगा। आप देख सकते हैं NaCl क्या है, सॉल्ट, एंड दिस इज वाटर। और इस रिएक्शन को, इस ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये बोर्ड में डायरेक्ट आता है माय डियर, तो प्लीज रिक्वेस्ट यू, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, बोर्ड में अच्छे से लेके आएंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में, सुनिए। देखिए मैं इंडिकेटर की बात करूं ना, तो इंडिकेटर क्या होता है, सबसे पहले इंडिकेटर होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए इंडिकेटर आर द सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस होता है दैट चेंज देयर कलर एंड ऑर्डर व्हेन एडेड इनटू एन एसिड आर बेस सॉल्यूशन। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको एसिड या बेस के अंदर हम डालेंगे या ऐड करेंगे तो उसका ऑर्डर और उसका कलर दोनों चेंज हो जाएगा। ऑर्डर एंड कलर दोनों क्या होंगे, चेंज हो रहे होंगे, तो उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं इंडिकेटर। फिर सुनिए, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको एसिड और बेस के सॉल्यूशन में अगर हम डालते हैं तो उसका ऑर्डर और कलर दोनों चेंज कर दे, उसे बोलते हैं अपन इंडिकेटर। अब इंडिकेटर जो होता है ना, इसके टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये तीनों के तीनों आप प्रैक्टिस करेंगे, एकदम सिंपल में लिखा हूं मैं, आसानी से आप कर सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में क्या होगा, विच आर फाउंड इन नेचर, एक ऐसा इंडिकेटर जो नेचर में पाया जाए उसे बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, और वो एसिड बेस के ऑर्डर कलर को चेंज करें। जैसे आप देख सकते हैं चाइना रोज, अगर नहीं देखें तो गूगल कर सकते हैं, उस पर देख सकते हैं चाइना रोज कैसे होता है। कैबेज जूस, कैबेज जूस आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, ये भी आपका आता है नेचुरल इंडिकेटर में। अब आइए सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, विच आर सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, यानी एक ऐसा इंडिकेटर जो लैब के अंदर बनता है, सिंथेसाइज होता है, उसे बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे मिथाइल ऑरेंज या फिनाल फेथेलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मिथाइल ऑरेंज भी, फिनाल फेथेलिन भी। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, दोज कलर दोज ऑर्डर हुज ऑर्डर चेंज एंड इन एसिडिक और बेस मीडियम, जो भी दिया है। ये क्या होता है ऑल फैक्ट्री, सुनिए। ऑल फैक्ट्री क्या होता है, इसके ऐसा इंडिकेटर जो क्या करता है, ऑर्डर को चेंज करता है एसिड और बेसिक मीडियम में। तो जो ऑर्डर चेंज करता है ना, वो आपका आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में। जैसे ऑनियन हो गया, जैसे क्लोव ऑयल हो गया, जैसे वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल भूल जाता है। तो ये रहा आपका इंडिकेटर और उसके टाइप। अब एक इंडिकेटर बचा है अदर इंडिकेटर, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर कई बार बोर्ड में आ चुका है, एक्सप्लेन अबाउट इट एंड विद एग्जांपल। इसको लिखिए फिर बताता हूँ। बात करता हूँ अदर इंडिकेटर के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, माय डियर इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते हैं, और इसको आप प्रैक्टिस करके याद करके जरूर जाइएगा। क्या होता है, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए पीएच इंडिकेटर, इसी को पीएच इंडिकेटर भी बोलते हैं। मेड बाय कंबाइनिंग सेवरल इंडिविजुअल इंडिकेटर लाइक फिनोल्फेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। देखिए एक ऐसा इंडिकेटर जिसको हम पीएच इंडिकेटर बोलते हैं, और ये इंडिकेटर इंडिकेटर से मिलकर बना होता है, सेवरल इंडिकेटर, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर से मिलकर बना होता है। तो इस तरह के इंडिकेटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे फिनोल्फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे आप देख सकते हैं फिनोल्फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा, यहाँ लिखा हूँ, इट गिव डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट पीएच रेंज। ये क्या करते हैं ना, डिफरेंट कलर देते हैं डिफरेंट पीएच रेंज पे, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। सीधा याद रखिएगा, एक ऐसा इंडिकेटर जिसे पीएच इंडिकेटर बोलते हैं, और ये सेवरल इंडिकेटर से मिलकर बना होता है, कंबाइन होकर के बना होता है, तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी सीधे याद रखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा इंडिकेटर है, जो सेवरल इंडिकेटर से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जांपल है फिनोल्फेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, और ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसिड बेस में डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। वो जैसे शो करते हैं वो अभी मैं दिखाऊंगा, और जो मैं टेबल बनाऊंगा ना, उस टेबल से डायरेक्ट उसमें आपके क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें गायब कर देता है कलर, और कहता है बताइए यहाँ पे कौन सा कलर होगा, एसिड में क्या होगा, बेस में क्या होगा, ये पूरा एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूँ। इसको लिखिए फिर बता रहा हूँ। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंडिकेटर, एसिडिक और बेसिक। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल भाई, इसको कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस बता रहा हूँ, ध्यान देखिए। यहाँ देखिए लिखा है इंडिकेटर, यहाँ लिखा है एसिडिक, यहाँ लिखा है बेसिक। देखिए जो लिटमस होता है ना, वो एसिड में कैसा होता है, रेड कलर,
बेस में कैसा होता है, ब्लू। याद रखिएगा, एसिड में रेड, बेस में ब्लू। जो टर्मेरिक होता है ना, ये एसिड में येलो कलर का होता है और बेस में रेड कलर का हो जाता है। जो फिनाल फेथिलीन होता है ना, इस पे स्टार मारिए पहले 5 स्टार। ये क्या होता है, एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक कलर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी आते हैं और आपके एग्जाम में भी। जो मिथाइल ऑरेंज है ना, ये रेड होता है और इसमें येलो कलर का होता है। जो रेड कैबेज है ना, ये रेड कलर का होता है एसिडिक में और ग्रीन होता है बेसिक में। तो आपका मिथाइल और फिनाल फेथिलीन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब बोर्ड में जाते हैं आप, तो यहाँ गायब कर देगा, कहेगा बताओ यहाँ पे क्या रहेगा, बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे गायब कर देगा, यहाँ पे गायब कर देगा, कहेगा बताइए यहाँ पे होना क्या चाहिए था। अब इसको आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आसानी से बता देंगे यहाँ पे क्या रहेगा। जैसे यहाँ कलरलेस थे, यहाँ पिंक, ऐसे आप आसानी से बता पाएंगे, राइट। तो ये रहा आपका इंपोर्टेंट टेबल फॉर यू इंडिकेटर का। अब इंडिकेटर खत्म हो गया, अब बात करेंगे अपन पीएच वैल्यू, पीएच स्केल के बारे में नेक्स्ट वीडियो। ओके, देखिए अब बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में और पीएच वैल्यू के बारे में। ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल होता क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए इट इज ए स्केल यूज्ड टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एक्वा सॉल्यूशन। अगर हम वाटर ले लें और उसमें एसिड डाल दें, और एसिड जब डालेंगे तो उसमें H प्लस आयन तो होंगे ही। अब उस H प्लस आयन को मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज करते हैं हम, उसी स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं डियर, पीएच स्केल। जैसे मान लीजिए अगर कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने वाटर ले लिया और उसमें एसिड HCl डाल दिया, तो इसमें H प्लस तो होएगा ही, H प्लस तो बढ़ ही जाएगा। अब H प्लस जब बढ़ जाएगा तो H प्लस को मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज करते हैं, उस स्केल को हम क्या नाम देते हैं, पीएच स्केल। आई होप समझ चुके होंगे। याद रखिए लिखा है pH is a number which indicate acidic basic nature of a solution according to Danish chemist Sorensen। मतलब ये जो pH स्केल आप देख रहे हैं, इसके बारे में एक वैज्ञानिक जिसने बताया pH के बारे में, वो उसका नाम क्या था, सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक था जिसने pH स्केल के बारे में बताया और pH के बारे में बताया। देख लीजिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने स्केल बनाया और बनाने के बाद कहा कि अगर किसी का pH मान 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा, अगर pH मान 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, अगर pH मान 7 के इक्वल होगा तो न्यूट्रल होगा। यानी हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, अगर pH मान जैसे किसी का आया 7 तो आपका क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल हो जाएगा। अगर 7 से कम आ गया एसिडिक हो जाएगा, 7 से ज्यादा आ गया बेसिक हो जाएगा। आई होप समझ चुके होंगे कि ये क्या होगा, ठीक है। अब ये स्केल देख लीजिए, यहाँ पे स्केल इन्होंने बनाया है, इधर जाने पे 14 के 7 से ज्यादा जाने पे, इधर 7 से ज्यादा, इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा और पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये बेसिक मीडियम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे OH माइनस लिखा हूं। इधर आने पे पीएच स्केल क्या होगा, पीएच वैल्यू कम होगा पीएच स्केल में। इधर आने पे जब पीएच वैल्यू कम होगा तो ये आपका एसिडिक हो जाएगा, और जब एसिडिक होगा तो इसको हम H प्लस लिख सकते हैं क्योंकि ये एसिडिक हो गया। आई होप कि आप समझ चुके हैं। फिर आगे बात करता हूँ। अब देखिए पीएच वैल्यू की बात करेंगे अपन। अभी पीएच स्केल आप लोगों ने देखा, अब देखिए बात करते हैं पीएच वैल्यू के बारे में। ध्यान से देखिएगा। देखिए पीएच वैल्यू क्या होता है, तो ये क्या होता है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सुनिएगा ध्यान से, पीएच वैल्यू इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का लॉगरिथमिक निगेटिव वैल्यू जो होता है ये पीएच वैल्यू होता है, ठीक। यानी pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 एक्टिव मास H प्लस। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप बोर्ड में गए और आ गया व्हाट इज pH वैल्यू, तो आप बोलेंगे इट इज निगेटिव। देखिए निगेटिव है ना, निगेटिव LOG से लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज pH वैल्यू। ऐसे आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा। ये जो pH देख रहे हैं, इसका जो फुल फॉर्म अगर पूछ लिया, मान लीजिए पूछा कि फुल फॉर्म बताओ, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोटेंशियल। और ये पीएच का फार्मूला होता है, जिसमें जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको बता दूं मैं पीएच वैल्यू, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके पीएच वैल्यू याद रखिए। देखिए गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, इसकी पीएच वैल्यू 1.2 होती है। लेमन जूस, लेमन का जूस, इसका 2.2 होती है। प्योर वाटर 7 न्यूट्रल होता है। यहाँ देख सकते हैं ब्लड 7.4, ये भी अप्रोक्स न्यूट्रल माना जाता है लेकिन 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, भाई इतना इंपोर्टेंट है ना, सोच भी नहीं सकते हैं।
डायरेक्ट बोर्ड में एंट्री करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका 10 होता है पीएच मान। और नेक्स्ट है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान कितना होता है 14। तो NaOH का 14 सबसे हाईएस्ट पीएच मान होता है, हाईएस्ट बेस है ये। तो ये रहा आपका पीएच वैल्यू एंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू फॉर एग्जाम रिलेटेड। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद कर लीजिएगा, इसका पीएच मान 10 होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं अपन पीएच वैल्यू या पीएच की जो इंपॉर्टेंस होती है हमारे एवरीडे लाइफ में, उसका इंपॉर्टेंस रियल में होता क्या है। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे एवरीडे लाइफ में जो पीएच का इंपॉर्टेंस होता है ना, इसके बारे में स्टडी करते हैं। और इसमें से एक दो लिखना होता है आपको, बोर्ड में पूछ लेता है कि राइट 2 इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखिए आपके सामने में लिखा हूँ। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में पहला है प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। पहला प्लांट एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं, कैसे सुनिएगा। आवर बॉडी वर्क्स, जैसे हम लोग एनिमल में आते हैं ना, तो आवर बॉडी वर्क्स नॉर्मली विद इन पीएच रेंज 7 to 7.8। हमारा जो बॉडी होता है ना, वो नॉर्मली 7 से 7.8 अगर पीएच मान हो तो हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं। When pH of rainwater goes below 5.6, it is called acid rain। अगर कोई रेन है जैसे वाली बारिश हो रही है, उसकी अगर पीएच वैल्यू कितना 5.6 अगर नीचे आ गया तो उस बारिश को हम क्या नाम देंगे, एसिड रेन। उस रेन को हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन। याद रखिएगा अगर पीएच मान 5.6 से कम हो गया। यहाँ देखिए लिखा है पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल मिट्टी का पीएच। यहाँ देखिए नेचर ऑफ सॉइल इज नोन बाय टेस्टिंग इट्स पीएच। किसी भी मिट्टी यानी सॉइल की जो नेचर होती है वो हम इस बात पे पता कर पाते हैं उसकी पीएच निकाल करके। अगर उसका पीएच हम निकाल लें तो बता देंगे कि वो मिट्टी कितना बेस्ट है फर्टिलाइजर के लिए, ठीक ना, फर्टिलाइज के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है पीएच ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ सॉइल इज नोन बाय टेस्टिंग इट्स पीएच एंड देन अ पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन इट बाय सेलेक्टिंग फर्टिलाइजर। देखिए बताया ना अभी मैंने, इसीलिए हम लोग सिलेक्ट कर पाते हैं फर्टिलाइजर के लिए। उससे पहले हम लोग पीएच वैल्यू किसी भी मिट्टी का, सॉइल का पीएच वैल्यू निकालेंगे। पीएच वैल्यू उसका अगर बेस्ट है तो उसमें फर्टिलाइजर ज़्यादा होगा, उसमें उपज ज़्यादा होगी अनाज की। अगर पीएच वैल्यू सही नहीं है तो उसमें अनाज की उपज सही से नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ लिखा है प्लांट क्या, पीएच ऑफ सॉइल। तो इसको याद रखिएगा, पीएच ऑफ सॉइल, प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। यहाँ देखिए पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच। देखिए ड्यूरिंग इन डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। पता है जब हम लोग खाना वाना खा लेते हैं तो जब डाइजेस्ट होने लगता है तो उस समय हमारे जो स्टमक होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज होता है, प्रोड्यूस करता है। इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। अब उसके कारण क्या होने लगता है, पेन और इरिटेशन होती है। अगर इसको सही करना है, टू करेक्ट डिस्टर्ब पीएच रेंज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड एज अ मेडिसिन विच इज आल्सो कॉल्ड एंटासिड। तो अब जब एसिड बढ़ गया, अब उसको सही करना है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी हम लोग को बेस लेना पड़ता है। और जब बेस लेते हैं, जैसे आप इनो 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 आप जानते होंगे, जब उसको हम पीते हैं तो उसमें होता है बेस। होता क्या है कि जैसे हम लोग पीते हैं तो जो एसिड था ना उसके साथ बेस रिएक्ट करता है, उसको सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। और जैसे उसको न्यूट्रलाइज करता है तो इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, एंटासिड बोलते हैं, क्योंकि इसने सही किया जा करके एसिड के लेवल को कम किया। यानी जो एसिड इंक्रीज किया था ना, वो एसिड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और कौन करने में कौन, हाँ किसका उसमें रोल है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज क्यों होता है, मेडिसिन के तौर पे, ठीक ना। और इसे क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करता हूं मैं आपके सामने सॉल्ट के बारे में। देखिए सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। और पर्टिकुलर इस चैप्टर में जो एसिड बेस देख रहे हैं इसमें सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आप देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ सॉल्ट, आप देख सकते हैं क्या होता है, दीज आर द प्रोड्यूस बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जितने भी आप साल्ट देखते हैं वो सब कब बनते हैं, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होगा ना तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। कैसे, आप देख सकते हैं एसिड बेस के साथ, जैसे NaOH HCl के साथ रिएक्शन किया, NaClH2O बना दिया, ये आपका क्या है बताइए, सॉल्ट। ये आपका सॉल्ट है। इसमें सबसे पहले बात करूंगा मैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। NaCl इसको बोलते हैं, इसी को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। अब देखिए इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द HCl एंड NaOH। अभी आपने देखा NaOH HCl का जब कॉम्बिनेशन होता है तो NaCl बनता है, जिसको बोलते हैं साल्ट। यहाँ देखिए इट इज ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम सी वाटर बाय द सेपरेटिंग अदर साल्ट फ्रॉम इट।
जानते हैं सी वाटर जो होता है वहां से ज्यादा अमाउंट में NaCl को ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ देखिए बात करते हैं कास्टिक सोडा के बारे में। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडा जो होता है इसका फार्मूला NaOH होता है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जान ही नहीं पाते और MCQ में डायरेक्ट पूछ लेता है कि कास्टिक सोडा इज, कास्टिक सोडा डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कास्टिक सोडा। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NaOH होता है। अब इसकी प्रिपरेशन मेथड जानेंगे, इतना लिखिए बता रहे हैं। तो अभी मैंने बात करा था आपके सामने कास्टिक सोडा के बारे में और मैंने बताया था कास्टिक सोडा NaOH होता है और केमिकल फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम, और इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, मॉलिक्यूलर फार्मूला NaOH होता है। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं, प्रिपरेशन ऑफ NaOH, तो क्या होता है इसका प्रिपरेशन आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर साल बोर्ड में आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। आप क्लोर अल्कली प्रोसेस से क्या समझते हैं, ये बोर्ड में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हूं मैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl को ही बोलते हैं ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। सुनिए, जब हम लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उसमें NaCl डालते हैं और पानी में NaCl डालने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ना तो उसमें दो चीज निकलेगा, एक तो H2 गैस और एक Cl2 गैस निकलेगा और उसमें बन जाएगा NaOH। और जब ये दोनों निकल रहा होगा और NaOH बन रहा होगा तो इसी पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। फिर बोल रहा हूँ मैं, हम लोग क्या करेंगे, पानी लेंगे उसमें NaCl नमक डाल देंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। जैसे उसमें फ्लो कराएंगे, फ्लो कराने के बाद NaOH बनेगा, Cl2 गैस निकलेगा और H2 गैस निकलेगा। Cl2 आपका एनोड होगा, H2 आपका कैथोड होगा। तो ये जब प्रोसेस हो रही होगी ना तो इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सॉरी, क्लोर अल्कली प्रोसेस, याद रखिएगा। और यही मेथड है प्रिपरेशन किसका, NaOH। यानी इस तरह हम NaOH बना सकते हैं। अब आप लोग को पढ़ाना है मुझे, कास्टिक सोडा पढ़ा दिया, कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन पढ़ा दिया, अब मैं पढ़ाऊंगा इसका यूज। ओके, लिखिए इसको। अब मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ NaOH बता दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ये इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसी को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और इसको मैं आपको प्रिपरेशन में बता चुका हूं। अब आगे देखिए, यूज ऑफ NaOH, मतलब इसका यूज क्या होता है NaOH का। अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। कई बार इसका दो यूज पूछ लेता है बोर्ड में, डिपेंड ऑन यू, और प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। पहला यूज देखिए, इट इज यूज्ड एज रिएजेंट इन लेबोरेटरी। देखिए, लैब के अंदर रिएजेंट के तरह ये यूज किया जाता है। मतलब अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसमें रिएजेंट की तरह इसको यूज करके बनाया जाता है। तो ये रिएजेंट की तरह यूज होता है लेबोरेटरी में। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन डिग्रीसिंग एंड मेटल। डिग्रीसिंग मेटल, मेटल को डिग्रीस करने के लिए, डिग्रीस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग द सोप। जो सोप होता है ना, जो सोप जिससे हम लोग नहाते हैं या जिससे कपड़े लोग धुलते हैं, इसको बनाने के लिए जो यूज होता है NaOH। यानी NaOH से ही सोप बनता है आपका। जो सोप मॉलिक्यूल है ना वो NaOH से बनता है, यानी सोप, ठीक ना। यहाँ देखो, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए, यानी पेट्रोल को रिफाइन मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, क्लीन करने के लिए, उसी बोलते हैं रिफाइनिंग। पेट्रोल रिफाइनिंग में भी यूज होता है कौन, NaOH। तो ये 4 पॉइंट है, इसमें से 2 ही पॉइंट पूछेगा बोर्ड में, आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूं, जो टॉपिक है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान से देखिएगा। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो देख रहे हैं ना आप, ये बोर्ड में डायरेक्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। सुनिए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। सबसे पहले केमिकल नेम इसका, इसका केमिकल नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या क्लोरीनेटेड लाइम। इसका तीनों नाम आप याद कर सकते हैं, तीनों नाम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को बोलते हैं क्लोरीनेटेड लाइम, राइट। इसका अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला CaOCl2। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला CaOCl2। यहाँ देखिए प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहा हूं मैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। सुनिएगा, कैसे ये बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो इसको याद रखिएगा। जब हम स्लेट लाइम का रिएक्शन Cl2 से कराते हैं, फिर बोल रहा हूँ, स्लेट लाइम का रिएक्शन जब Cl2 से कराते हैं और इसको हीट करते हैं तो बनता है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और प्लस वाटर, और यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है। कितना आसान इसका प्रिपरेशन मेथड है,
और पता है जैसे आप बोर्ड में जाएंगे ना भाई, तो जाएंगे तो क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या करेगा। जैसे बोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे CaOH का ट्वाइस दे देगा और प्लस Cl2 दे देगा और यहाँ पे हीट कर देगा, कहेगा बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। बस आपको यहाँ बताना होगा क्या बनेगा। अब आप सोच सकते हैं जब ये आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत बता देंगे, अच्छा यहाँ बनेगा CaOCl2 और प्लस यहाँ बन जाएगा H2O, कहानी खत्म। देखिए नेक्स्ट। देखिए ब्लीचिंग पाउडर तो आपने पढ़ा, अब इसके बाद इसका यूज क्या होता है देख लीजिए। दो ही यूज पूछता है, वैसे मैं 4 लिख दिया हूँ, आप 2 लिख सकते हैं। सबसे पहला इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग एजेंट मिलता है फॉर कॉटन, लिनेन एंड वुड पल्प में, आप इसको याद कर लीजिएगा। सेकेंड आपका इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो देख रहे हैं ना आप, इसका फार्मूला पूछ चुका है एक बार, इसको बोलते हैं CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। माय डियर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ कंपाउंड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ शुगर, ये शुगर को क्लीन करने के प्रोसेस में काम आता है, मतलब शुगर को क्लीन करने में काम आता है। ठीक है, इसमें से आप चारों में से कोई दो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में, सुनिएगा ध्यान से। देखो जब होता क्या है ना कि जब बच्चे बोर्ड में जाते हैं ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक चीज का आती है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसमें वो पक्का भूलते हैं। ये भाई एकदम बात एकदम मेन वाली बात है, 100% बेकिंग सोडा को वॉशिंग सोडा लिख के आते हैं, वॉशिंग सोडा को बेकिंग सोडा लिख के आते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए इधर बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूँ, बेकिंग सोडा का सबसे पहले केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या इसी को बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सुनिए, अगर मैं इसकी कॉमन नेम की बात करूं तो बेकिंग सोडा बोलते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NaHCO3। याद रखिएगा MCQ में जैसे आप जाएंगे ना तो पूछेगा कि बेकिंग सोडा का फार्मूला है तो NaHCO3, याद रखना NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक ना, ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है। तो आप देख सकते हैं इनका नाम है फार्मूला। अगर प्रिपरेशन मेथड की बात करूं कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं लिखा है इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज सोडियम क्लोराइड NaCl और ये वाटर है और ये आपका CO2 है और ये आपका NH3 है। इसमें 4 मॉलिक्यूल यूज किया गया है कंपाउंड, NaCl, H2O, CO2, NH3। भाई इतना इंपॉर्टेंट है ना, सोच भी नहीं सकते हैं आप, डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका MCQ में भी इसमें क्या बोलते हैं कुछ, इसको हटा देगा, कहेगा बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाउ विल यू ऑब्टेन दिस एंड राइट प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेकिंग सोडा। कई तरीके से आप उसे क्वेश्चन पूछेगा और अगर आप ये रट लेते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए NaCl, H2O, CO2, NH3, ये बनेगा NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये जो NH4Cl है ना डियर, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं नौसादर। याद रखिएगा बहुत फेमस है ये, दिस इज नौसादर। अब यहाँ देखिए NaCO3 बन गया और इसी NaCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट और इसी को हम नाम देते हैं वॉशिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। देखे ना अभी कैसे वॉशिंग सोडा बोल दिया, बेकिंग सोडा, ऐसे ही गलती होती है, लिखिए इसको। अब बात करते हैं अपन यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है? देखिए माय डियर दो ही यूज पूछता है आपको, मैं 3 लिख दिया हूँ, तीनों में से 2 याद कर लीजिए काफी है। ठीक, देखिए सबसे पहला यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर। देखिए ये बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। सेकंड क्या है, यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में यूज होता है। थर्ड क्या है, आल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। बस 3 याद है, 3 याद कर लीजिए, सिंपल। नेक्स्ट, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं, आपके सामने जो टॉपिक दिखाई दे रहा है ना, ये वॉशिंग सोडा। अभी मैंने आपको बेकिंग सोडा के बारे में बताया, अब आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज वॉशिंग सोडा। दोनों में डिफरेंस होता है डियर, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है और जो वॉशिंग सोडा होता है ना ये Na2CO3.10H2O होता है। याद रखिएगा, भूल जाते हैं बच्चे इसको। देखिए सबसे पहले इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम सोडा एस, इसी को सोडा एस बोलते हैं। याद रखना माय डियर, इतना इंपॉर्टेंट है ना, बच्चे इसको याद ही नहीं रख पाते हैं, सोडा एस बोलते हैं इसको। इधर देखिए केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O। प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो मुझे सोडियम कार्बोनेट मिलता है। याद रखिएगा
वॉशिंग सोडा तब मिलता है जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं Na2CO3 और 10H2O है, इसको मैंने क्या किया, एक साथ ले लिया, कंबाइन कराया, तो Na2CO3.10H2O बना। लेकिन अगर मैं बेकिंग सोडा को क्या कर दूं, जैसे मान लीजिए NaCO3 2 मोल ले लूँ, इसको हीट कर दूं, तो यहाँ पे Na2CO3 हमको मिल जाता है। याद रखिएगा, जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं तो भी Na2CO3 मिल जाता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्ट कराते हैं तो Na2CO3.10H2O मिल जाता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए लिखा है द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा इज आल्सो बेसिक साल्ट। जैसे यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ देना। इधर देखिए यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, इसका यूज क्या है। बस आपको दो यूज याद करना होता है, बस ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको लिख लेंगे और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, याद कर लेंगे, कोई खास इसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं है। यहाँ देखिए इट इज यूज्ड फॉर द वॉशिंग पर्पज, इसको धोने के पर्पज में यूज किया था। वॉशिंग मतलब धोना ही होता है यार, तो वॉशिंग सोडा इसलिए इसका नाम रखा गया है। फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, ये करता क्या है, जो वाटर की हार्डनेस है उसको रिमूव कर देता है। यहाँ देखिए इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को बनाने में, यानी ग्लास जब बनता है ना वहां भी इसका यूज किया जाता है। पेपर, कास्टिक सोडा, ये सब बनाने में यूज होता है, ठीक। इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी रिएजेंट, और लैब में रिएजेंट की तरह यूज होता है, राइट इट। आपके सामने है पीओपी, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए होता क्या है ना कि हम जब एग्जाम में जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं कि हम लोग अंटरंडम पढ़ाई करके जाते हैं, उसको सही से सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सही से माइंड में सेट नहीं करके जाते हैं। यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसके कारण हम नहीं कर पाते हैं। आइए मैं बता रहा हूँ कैसे सीक्वेंस याद करना है। सबसे पहले देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख दिया, इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तीनों एक साथ। इसके बाद इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होगा, कैसे बनता है, और फिर इसका यूज क्या होगा। यही इतना याद करना है यार, यही नहीं कर पाते, इसको 5-6 बार लिखो ना यार, प्रैक्टिस करो ना, ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा। सबसे पहले इसका केमिकल नेम एमसीक्यू में पूछ लेगा। बताइए कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट इसका नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। बताऊंगा हेमी क्यों बोलते हैं, आधा मॉलिक्यूल होता है, हाफ H2O, इसलिए हेमी हाइड्रेट बोलते हैं। हाइड्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि H2O है, H2O तो हाइड्रेट। कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ देखिए हेमी हाइड्रेट हाफ H2O, हेमी हाइड्रेट हाफ H2O। यहाँ देखिए प्रिपरेशन मेथड क्या है इसमें, व्हेन कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, यहाँ पे देखिए जिप्सम इज हीटेड 373 केल्विन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। सुनिएगा होता क्या है कि ये जो देख रहे हैं ना आप CaSO4.2H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं डियर, दिस इज जिप्सम। ये जो जिप्सम है इसको अगर मैं हीट करूं 373 केल्विन पे, तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो मतलब इसको मैं डिहाइड्रेट कर रहा हूं, और जब जब मैं इसको डिहाइड्रेट करूंगा मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा हूं। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया मैंने, 3/2H2O। तो कितना बच गया, 1/2H2O। और जब 1/2H2O CaSO4 बचता है, इसी को हम बोलते हैं पीओपी। यानी पीओपी कितने डिग्री सेल्सियस से बनता है या केल्विन पे बनता है, तो केल्विन बता दीजिए, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 373 केल्विन पे बनता है, ठीक। इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करिएगा, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो जब जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो आपका पीओपी बनता है और 3/2H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अगर मैं इसके यूज की बात करूं कि इसका यूज क्या है, तो सबसे पहला यूज देखिए, इट इज यूज्ड एज प्लास्टर ज्वाइंट एंड ब्रोकन बोन्स, यानी जो हड्डियां टूट जाती हैं उसको जोड़ने के लिए हम लोग प्लास्टर करते हैं, और उस प्लास्टर में इसका यूज किया जाता है, पहला पॉइंट। सेकेंड, इट इज यूज टू फॉर्म स्कल्पचर एंड टॉयज, खिलौने और स्कल्पचर जो बनते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द डेंटल ट्रीटमेंट, हमारे दांतों का जो ट्रीटमेंट होता है वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। स्मूथ एंड वॉल एंड डेकोरेट देम, उसे सही करने के लिए, अच्छे से दिखने के लिए। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। बस इतना ही तो आपको याद करना, एक पेज बनाओ यार, उस पेज में लिख लो, याद कर लो। लास्ट टॉपिक चलने जा रहा है आपके लिए, डेड बर्न प्लास्टर। होता क्या है ये, सुनिएगा ध्यान से। देखिए इसमें क्या है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड above 400 केल्विन देन हाइड्रेटेड प्लास्टर इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज कॉल्ड डेड बर्न प्लास्टर। सुनिएगा, जब जिप्सम को, किसको, जिप्सम को हम हीट किए थे 273 केल्विन पे, तो हुआ क्या था, आपका बना था पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला था CaSO4.12H2O। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बना है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को 400 केल्विन पे हम क्या कर दें, हीट कर दें 400 केल्विन पे, तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल इसका कंप्लीट बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डेड बर्न प्लास्टर। फिर सुनिए, मैंने आपसे कहा था कि जिप्सम को जब हम हीट किए 373 केल्विन पे तो आपका बना था पीओपी। इस पीओपी को 400 केल्विन पे आप डिग्री सेल्सियस केल्विन पे आप हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, हाफ H2O बन जाएगा, और इसी को हम नाम देते हैं डेड बर्न प्लास्टर। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, और इसमें से जितना मैं ये आपको पढ़ाया हूँ ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन था और सब इम्पोर्टेंट पोर्शन था, ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर दिया मैंने, ठीक, वन शॉट। अब इसके बाद मैं इस चैप्टर का जो एक्स से रिलेटेड एक्स वाई करके न्यूमेरिकल बनते हैं, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आ चुके हैं वो पूरा मैं उसका वन शॉट बनाऊंगा, ठीक ना। इसका सेकंड पार्ट होगा और उसमें केवल न्यूमेरिकल्स होंगे, बोर्ड के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अगर ये पूरा वीडियो देख चुके हैं अगर आप, तो आप 100% कमेंट करिए उसके लिए, और उसको मैं बहुत जल्दी देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, मेरा नोट बना लीजिए और इसको आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार अगेन एंड अगेन MR करिए, मल्टीपल रिविजन, देन आप पाएंगे योर माइंड इज ग्रो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट